सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। हमने इम्पोर्टेंट काफ़ी सारे टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिए हैं और अब लगभग पॉलिटिकल साइंस का ना एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया, जिसमें हमने व्यवस्थापिका को तैयार किया, कार्यपालिका को तैयार किया और न्यायपालिका को तैयार किया। ये तीन इम्पोर्टेंट चीजें थी, ये तीन आधार स्तंभ हैं जिन पे इस देश के संविधान के अकॉर्डिंग काम करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इन्हीं सब में हमने फिर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल बताया था ना ये सब कुछ। ऐसे ही राज्यपाल, अगर बात करें विधानसभा, विधान परिषद, फिर उसमें मंत्रियों के स्तर, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं अपना उच्च न्यायालय का टॉपिक, और मैंने कल बहुत डिटेल से समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे काम करता है, उसका बैकग्राउंड कैसे है। 2-3 दिन से टॉपिक चल रहा है। और कल हमने बात की थी हाई कोर्ट्स के बारे में कि हाई कोर्ट कैसे काम करते हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं, स्टार्टिंग में कौन से बने, आज़ादी के तुरंत बाद कौन सा बना, ये पटना हाई कोर्ट कब बना, या दिल्ली हाई कोर्ट कब बना, किस यूटी का अपना पर्सनल हाई कोर्ट है, 8 यूटी क्या साझे में किस किस के साथ कहाँ कहाँ, जैसे कलकत्ता वाले हाई कोर्ट में अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप वाला जो है वो केरला एर्नाकुलम में आता है, पौंडीचेरी वाला मद्रास के साथ है, दादर नागर हवेली दमन दीव मुंबई के साथ है, चंडीगढ़ वाला पंजाब हरियाणा के साथ है, दिल्ली इकलौता है जिसका अपना पर्सनल हाई कोर्ट है और ये 1966 में अस्तित्व में आया। सबसे नया हाई कोर्ट है आपका जो ये तेलंगाना से का जो हिस्सा रह गया आंध्र प्रदेश के पास, इसका हाई कोर्ट पहले था हैदराबाद, लेकिन तेलंगाना ने वो हाई कोर्ट ले लिया क्योंकि उसकी राजधानी बन गई। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई अमरावती और इसलिए फिर ये नया हाई कोर्ट भी ले आए। 2019 में 25 जनवरी को इन्होंने अपने नए हाई कोर्ट का शुभारंभ कर दिया। तो आज की डेट में अगर देखें तो 25 हाई कोर्ट है, 28 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज के साथ ये सारे काम देखते हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एक ही है जिसकी मेन बैठक नई दिल्ली में होती है। जरूरत पड़ने पर कभी कभी उसकी बैठकें कहीं कहीं अरेंज कर दी जाती हैं, लेकिन हाई कोर्ट 25 हैं और ये 25 हाई कोर्ट क्योंकि लगभग सारों का ये मान के चलिए आसपास हाई कोर्ट मिलेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट का मैंने पढ़ाया था कि पहले 7 बहनों का सिर्फ एक था, लेकिन अब 7 बहनों में से 3 के तो अपने पर्सनल हो गए, मेघ त्रिमणि 2013 में, और वो जो बच गई 4 क्योंकि 7 में से 3 तो ले गई ना अपने, उन चारों का वही है पुराने वाला दिसपुर, ये दिसपुर नहीं सॉरी गुवाहाटी, दिसपुर तो राजधानी थी। चारों की राजधानी में नहीं है, खंडपीठ राजधानी में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हमने पढ़ा था, लखनऊ राजधानी है यूपी की, लेकिन लखनऊ में खंडपीठ है। अगर कहीं बैठक कहाँ होती है, मेन सीट कहाँ है, तो आप टिक मार्क करके आएंगे इसमें इलाहाबाद में। ऐसे ही हमने पढ़ा था रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां नहीं है, बिलासपुर में है। ये सारे पढ़ाए हुए हैं। जबलपुर में है एमपी वाली, कटक में है उड़ीसा वाली। ये सारे वो थे जो राजधानी से अलग पढ़े थे हमने, तो इनको 2-4 बार जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके दिमाग में रह जाए। अगर ये क्वेश्चन आया तो या तो मिलान करो में आएगा, 4 राज्य यूटी उनके हाई कोर्ट, क्योंकि वो जानते हैं कि आप पजल होंगे, आपके दिमाग में मिक्स होगा कि कौन सा हाई कोर्ट कहाँ है। या फिर पूछ सकते हैं नया पुराना, या जो इस तरह का कुछ ना कुछ घुमा के कि कितने राज्यों का साझे में है, इनमें से किसका इकट्ठा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय आपने पढ़ लिया होगा, पीडीएफ से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी शायद थे, मैं देखूंगी अगर वो हो पाया तो, नहीं तो उसको आप पढ़ लेंगे तो उतना भर बहुत है। ये अगला टॉपिक आज है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाओं से पहले हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको टॉपिक को समझाऊंगी। संवैधानिक संस्थाओं से पहले हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तभी वो चीजें समझ में आएंगी। अब देखो, जो आपको अब तक समझ में आया होगा, इंडिया में, भारत में जो काम करती हैं एक व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका का मतलब जो कानून बनाए, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं संसद, जिसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दूसरा जो काम करती है, ये तो कानून बना देती है, दूसरी जो उस कानून के ऊपर काम करती है उसे कहते हैं कार्यपालिका। कार्य मतलब काम, एग्जीक्यूटिव जिसके पास सारा कामकाज है, इसे आप कहते हैं सरकार, यही होती है सत्ताधारी पार्टी।
ठीक है। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? ये व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से लोकसभा का एक हिस्सा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि मान लीजिए ये लोकसभा, ये राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये बड़े वाला लोकसभा, ये राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो कहेंगे इनमें से कार्यपालिका कौन सी है? तो आप कहोगे लोकसभा का वो हिस्सा जो मेजोरिटी का है, उसे आप कहेंगे, ये वाला नहीं, मेजोरिटी वाला, ये है कार्यपालिका। तो सरकार, यानी सरकार संसद में से ही तो एक हिस्सा है, सरकार कहीं बाहर से नहीं आई, सरकार संसद का ही एक पार्ट है। लोकसभा की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पे काबिज होती है वही सरकार बनाती है। ये दोनों ना एक ही थाली के छट्टे बट्टे हो सकते हैं। ये चालाकी से आपसी फायदा उठाते हुए हमारे सामने लड़ेंगे और पीछे दोनों अपने ऐसे कानून बना देंगे जिससे कि आम जनता मरे, भूखी मरे, नौकरी ना मिले, लेकिन इनको फायदा हो। तो ऐसी कंडीशन में हम सबके साथ खड़ी होती है तीसरी पालिका, जिसे आप कहते हैं न्यायपालिका। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई ये है कि आज इंडिया में न्यायपालिका को भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे एग्जाम्पल कई देख लिए जब न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद लोगों को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये बेहद शर्मनाक है कि अपने लालच के चक्कर में जो ये जजेस हैं, इनको भी सरकार जो है लालच देके कि आप रिटायर तो होंगे ही 62-65 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, अगर हमारा ये वाला मामला आप हमारे फेवर में कर दोगे तो आपको हम एमपी बना लेंगे राज्यसभा का। तो कितनी ज्यादा गलत बात है कि न्यायपालिका जो कि बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, आज आपके देश में ऐसे ढेर एग्जाम्पल है, उठा के पढ़ लो। इसी साल मैंने बताया भी होगा, इसी साल आपके देश में जो हटे हैं ना चीफ जस्टिस की पोस्ट से, इनको एमपी बना दिया गया। एमपी बनाने का लालच क्या पता पिछले साल से चल रहा हो, क्या पता उससे पिछले साल से जब ये आए हो तभी ये कह दिया हो कि आपको एमपी बना देंगे, रिटायरमेंट आपकी आ ही गई, एमपी बन के पूरा जीवन ऐश कर सकता है आदमी, इतना कमा के छोड़ सकता है कि पीढ़ियां खाती रहें। इतने ज्यादा फंड्स और ये सब तो होते ही हैं, कितनी सुविधाएं, पूरी उम्र की कितनी बढ़िया वाली पेंशन जिसपे कोई टैक्स और ये सब नहीं लगता। तो आप खुद देखो कि न्यायपालिका जो स्वतंत्र होनी चाहिए थी, आज इंडिया में वो न्यायपालिका कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अपने फायदे के लिए कार्यपालिका को खुश रखने की कोशिश करती है। ये सच्चाई है, इसको माने ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। ये हम सब कुछ पढ़ चुके, इसको पढ़ने में हमने पूरा महीना लगा दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप देखो दिल्ली पुलिस में पिछली बार या बाकी सारे एग्जाम से पूछे गए, चाहे आरआरबी हो, एनटीए, कोई भी एग्जाम उठाना, अगर संविधान उठेगा तो ये क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको पूरा डिटेल से हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इन सब के बावजूद भी इंडिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, जिनके कारण ये देश चल रहा है। सिर्फ ये 3 थोड़ी, ये तो हक पे खड़ी हो जाती हैं आके, लेकिन हमारे देश का काम चल रहा है बहुत सारी संस्थाओं के कारण। जैसे एक का नाम है कैग, एक का नाम आपने सुना होगा यूपीएससी है, एक आपने सुना होगा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ऐसे ही नीति आयोग है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजों का वर्णन हमारी उस मोटी भारी भरकम किताब में है जिसे आप कहते हैं भारत का संविधान। तो संविधान के अलग अलग आर्टिकल इशारा करेंगे। आर्टिकल 148 कैग के बारे में बात करता है, 315-12 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ये भी पढ़ाया हुआ है जब राष्ट्रपति का इलेक्शन पढ़ाया था। तो इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं जिनके कारण ये देश लगातार काम करता जा रहा है। अकेली कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका काम नहीं करती। तो आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू हुआ बिल्कुल हटके वो सब खत्म हो गया। इसका नाम है संवैधानिक संस्थाएं, यानी संविधान में इनका जिक्र है। संवैधानिक संस्थाएं, क्या बिना संवैधानिक संस्थाएं भी काम करती हैं? बिल्कुल। अब एसएससी के बारे में थोड़ी संविधान ने लिखा है, संविधान ने बिल्कुल नहीं लिखा कि एसएससी का बोर्ड कमीशन होगा, ना कोई एचएसएससी, ना कोई इस तरह की बात, लेकिन फिर भी तो देश में काम चल रहा है ना। यानी कुछ चीजों का जिक्र जिसका संविधान में है उन्हें कहा जाता है संवैधानिक संस्थाएं। तो संवैधानिक संस्थाओं में आज हम बातचीत करते हैं सबसे बड़ी पोस्ट की। अच्छा, 2 पॉइंट मुझे अभी एकदम से दिमाग में क्लिक हुए। कल एक आधे बच्चे ने ना PIL के ऊपर क्वेश्चन भेजा था, मैं पहले उसको समझा दूं वरना फिर वो दिमाग से निकल जाएगा, बताना मुझे याद नहीं रहेगा। PIL क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा है, इसीलिए अभी आएंगे वापस कैग पर, लेकिन पहले इसको जो कल पढ़ाया था टॉपिक उसका थोड़ा सा पार्ट था। एक आदमी ने पूछा था कि एडहॉक और एडिशनल में क्या डिफरेंस है, जो मैंने चलते चलते बताया था, मैं दोबारा बता दूंगी। PIL क्या है जानो, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या चीज है? लिटिगेशन। इसे ही आप कहते हैं जनहित याचिका। जनहित
जन मतलब पब्लिक, हित मतलब इंटरेस्ट, उनका फायदा, और लिटिगेशन याचिका। अब इसको ढंग से समझते हैं ये क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है जब कभी, अभी मैंने आपको बताया कि संसद का ही एक पार्ट सरकार है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही एक अंग है। कभी कभी सरकार जानबूझ के ऐसे नियम बना देती है जो बड़ी पब्लिक, बड़े स्तर पे पब्लिक का नुकसान करते हैं। उसमें सरकार के अपने फायदे हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, अब सरकार क्या कर रही है, पीएसयू बेचती जा रही है ना। पीएसयू मतलब पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर मतलब तुम्हारा मेरा पैसा, पब्लिक मतलब तो हम ही है ना। हमारे कभी पुराने टाइम के दिए हुए टैक्स से बहुत धीरे धीरे करके सरकारों ने, पिछली सरकारों ने पैसा इकट्ठा कर करके लोगों के कल्याण के लिए ये सार्वजनिक उपक्रम बनाए थे। सार्वजनिक मतलब जिसमें सबका फायदा हो, जनता का फायदा हो। अब इस सार्वजनिक उपक्रम में ना संविधान के सारे नियम लागू होते थे, यानी पीएसयूज में आरक्षण का भी नियम लागू होता था। भाई एससी, एसटी, ओबीसी जो भी हैं सबको आरक्षण मिलता था, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए 1000 नौकरी आई तो उस 1000 में से कुछ एससी, कुछ एसटी, कोई ओबीसी, कोई अनरिजर्व को मिल गई, सबका ही फायदा था ना। नौकरी निकल रही है तो अनरिजर्व को फायदा तो है ही, कुछ तो लगते ही हैं। चाहे ये दलील दे ले कि मार्क्स ज्यादा लाने, लेकिन कुछ तो लगते थे। इनको भी फायदा, सबको फायदा था। नौकरी नहीं निकलेंगी तो ये थोड़ी कि इनका नुकसान है, इनका भी नुकसान है, सबका नुकसान है। अब ये पीएसयूज धीरे धीरे करके बेच दिए जा रहे हैं, और इसका जो पैसा लगा था वो तो था जनता का, लेकिन अब इनको बेच के जो पैसा आ रहा है वो जनता को क्या पता कहाँ जा रहा है। तो और मुझे तो कोई बताने नहीं आ रहा कि पीएसयू इतने करोड़ के बिक गए तो हमने इसका ये कर दिया। कोई 36,000 करोड़ की बेच रहे हैं, कोई 80,000 करोड़ की बेच रहे हैं। ये इतना जो चीजें बिक रही हैं, ये बिक कहाँ से रही हैं? सरकार का तो अपना कुछ होता नहीं, वो सब हमारा था, हमारी प्रॉपर्टी थी, जो धीरे धीरे करके सरकार बेचती जा रही है। ये दलील देगी कर्जा बहुत है, बहुत गरीबी है, देश जो है बहुत नुकसान के टाइम से गुजर रहा है। भाई हमारी प्रॉपर्टी को सरकार बेच रही है, हमारी तो कोई इच्छा है ही नहीं। और हमारा फायदा क्या था? हमारे पैसे से बनी, बहुत अच्छी बात, हमें नौकरियां मिलती थी, हमारे ही समाज में से लोगों को नौकरियां मिलती थी। पीएसयू बिकने का मतलब समझो, अब अगर ये प्राइवेट हो गया तो क्या लगता है ये किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी जो बच्चे थे इनको ये लगाएगा? इसको क्या मतलब है? ये नहीं लगाएगा नौकरी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एससी हैं, आपके घर में दिक्कत है, आपको पैसा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आप उतनी सुविधाएं नहीं यूज कर पाए, बचपन में आपको इतना बढ़िया नहीं मिला पढ़ने लिखने का माहौल, इसको क्या मतलब प्राइवेट जो कोई कंपनी लेगी? तो जब तक पब्लिक का था अच्छी बात थी, लेकिन जैसे ही प्राइवेट हो गया, मान लीजिए अंबानी ने ही रख लिया, अंबानी ने खरीद लिया, अडानी ने खरीद लिया, इनको थोड़ी मतलब है कि ओबीसी का हमें उद्धार करना है, एससी एसटी का उद्धार करना है। ये तो ये देखेंगे कि भैया ये लड़का लायक है, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, कपड़े पहनने की इसको अकल है, ये 10,000 रुपए में बढ़िया काम कर देगा। वो क्यों देंगे 30,000 की नौकरी? इस चीज को अपने पे रख के देखो। अभी हाल ही में एक छोटा सा एग्जांपल हरियाणा से लेती हूँ। हरियाणा एचएसएससी ने क्लर्क लगाए, क्लर्क। कितने स्टूडेंट्स की हमने वीडियो डाली, जरा देखना, उन सबका घर परिवार, कितने बच्चों ने वीडियो बनवाई, उनका बात करने का तरीका। क्या तुम्हें लगता है कि बहुत अमीर थे सारे? लगभग 99% बच्चे गरीब थे, और अब उनकी लाइफ एक ट्रैक पे आ गई। अब वो 22, 25, 26,000 रुपए लेने लगेंगे। इसको इस तरह से देखो, इन बच्चों को, सेम बच्चों को, सिलेक्टेड बच्चों को अगर प्राइवेट सेक्टर में खड़ा कर दें तो हो सकता है इनको 5,000 में भी कोई ना रखे। क्यों? क्योंकि ये सब गरीब हैं, इनको अमीरों की तरह कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके बालों का स्टाइल वैसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लग सकते उनकी भाषा में, जो ये प्राइवेट वाले हैं इनकी भाषा में, और इनसे बहुत अच्छे तो वो 10,000 में रख लेंगे। यानी ये चीज जो अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो ना, इस बात को समझो, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी एससी एसटी देख के लोगों को नहीं रखती, वो ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं देगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान समझ में आएगा 20-30 साल बाद, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी तो कुछ मूर्ख कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, काम करना पड़ेगा। अरे काम नहीं करना पड़ेगा। जो ये संविधान में तुम्हें आरक्षण का जो बहुत बड़ा फायदा था ना कि सब लोगों का विकास, और ये सच्चाई है। जो बच्चे नौकरी लग जाते थे एससी एसटी ओबीसी, वो चाहे खुद कैसे ही पले बढ़े, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो एक अच्छा माहौल दे पाते थे, फिर उनके बच्चे कंपटीशन में आने लायक बनते थे। अब कितने ही ऐसे एग्जाम्पल है। मैं कल परिमल सर से यही बात कर रही थी कि हमारा जो वो स्टूडेंट उग्रसेन है, उसने बहुत पहले मुझे अपने घर का पिक्चर भेजी थी। वो इतना ज्यादा गरीब था, वो बच्चा बहुत ही ज्यादा गरीब, कोई घर में कोई सोर्स ऑफ अर्निंग परमानेंट नहीं था, बस ये लगा लो जिंदा भर थे। ये दिखता था कि पता नहीं जीवन कैसे कटेगा। आज उनके वो दोनों लड़के सरकारी नौकरी में हैं। ये लगा मिनिमम मान के चले हम कि 22-25 हजार दोनों को मिलेंगे, 22-25 यानी मिनिमम मानो 20,000। उनके घर में 40,000 का महीने का काम बंध गया, 40,000 महीने। उस घर में जिनकी की छत भी टूट
टूटी हुई थी, छत नहीं थी उनकी प्रॉपर तरीके से। तो क्या अब उनका जीवन नहीं सुधर जाएगा? और क्या उनकी आने वाली अगली पीढ़ी बढ़िया स्कूलों में नहीं पढ़ने लायक बन जाएगी? बदलाव आ गया ना। लेकिन अब इसको मैं देखूं जरा प्राइवेट सेक्टर में लाके, क्या उग्रसेन और उसके भाई को कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला 5,000 की भी नौकरी देता? कोई नहीं देता, क्योंकि कहते हैं यार इनको ना, क्योंकि भाई माहौल एक बहुत बड़ी चीज है ना। उठना बैठना खाना पीना हर चीज के लिए माहौल जिम्मेदार होता है, इंसान नहीं। वो तो जहाँ पैदा होगा वैसा वो सीख लेगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि इनका बिकना अमीरों पे कोई असर नहीं आना। अमीर तो पहले भी अच्छे ढंग से रहते थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। ये सबसे बड़ा असर आएगा इस गरीब तबके पे जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन जिनकी पीढ़ियां सुधर जाती थी। उग्रसेन जैसे बच्चे अपने घर को कम से कम इस लायक ले आते थे बना के कि उनकी छत ना टपके, उनके बच्चों को स्कूल में ढंग से अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले। अब ये मौके छीन लिए जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले आप पे दया बिल्कुल नहीं करने वाले। आपका अगर अंग्रेजों जैसा स्टाइल नहीं है, आपके कपड़े अगर बहुत ही नॉर्मल है, आपका खड़ा होना उठना बैठना अगर बहुत हाई क्लास नहीं दिखता, तो वो आपको रखेंगे नहीं। और उतना करने पर भी वो 10-15 हजार से ऊपर की नौकरी देंगे नहीं। यानी किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, रेहड़ी लगाने वाले के बच्चे अब आगे 20-30 साल बाद जब दिखेगा ना कि पीढ़ियां भूखी मरेंगी, तब समझ में आएगा कि सरकारी चीजों का फायदा कितना ज्यादा था। सरकारी में ना आम आदमी का फायदा होता है, गरीब आदमी का। अमीर के बच्चे को ना पहले सरकारी स्कूल में जाना, ना सरकारी अस्पताल में जाना, ना उसको सरकारी नौकरी चाहिए। ये सब चाहिए होती है बिलो एवरेज को। जैसे जब मैं अपना परिवार देखूं, जब मैं अपने घर पे थी, हमें चाहिए थी सरकारी नौकरी, क्योंकि मेरे पिताजी एक तनख्वाह लेते थे और हम 4 बहनें थी। अगर हम सरकारी नौकरी में ना जाते तो हमारा कैसे उद्धार होता? भाई अपने घर को वहां से ऊपर तक ले जाने के लिए सरकारी नौकरी कंपलसरी होती है आम आदमी के लिए, ये बंद कर दी जा रही है। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं इससे क्यों जोड़ रही हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? अभी इस देश में किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन अगर सच में कोई इस तरह का मुद्दा हो और सच में कोई चाहता हो करना, तो कोई भी बड़ा जज, कोई भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे एक्टिव लोगों की एक टीम बन जाए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दे कि जी भारत तो लोकतंत्र है और भारत में आरक्षण जो है एक तरह का मौलिक अधिकारों में ये बात है कि भाई सबको नौकरियों का अधिकार मिलेगा, आरक्षण उसी के अंडर गलत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं खत्म होना चाहिए, गलत बात है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो लोगों को नौकरी मिलने का मौका तो आप खत्म करते जा रहे हो। प्राइवेट सेक्टर वाले तो अपने हिसाब से आदमी रखेंगे ना, वो हमारे घर की माली हालत देख के थोड़ी हमारे ऊपर दया कर देंगे कि कोई बात नहीं अगर ये सस्ते कपड़े पहनता है, लेकिन इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर कैलिबर है। नहीं, वो पहली चीज देखेंगे आपका अपीयरेंस कैसा है, आपके बाल, आपके कपड़े, आपकी जबान, इस चीज से। और ये तो सारी प्रभावित होती है माहौल से। तो अगर अच्छा माहौल नहीं है तो आगे नौकरियां बंद हो जाएंगी। अगर इस बात को कोई जज फील करे कि हाँ यार ये गलत होगा, क्योंकि गरीब आदमी, इंडिया तो बेसिकली गरीबों का देश है, ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इनके तो बच्चे आगे 8-8, 5-5 हजार रुपए की नौकरी भी नहीं ले पाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? वो इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि जी इस तरह से बेचा जाना सरासर गलत है और जनता को कम से कम भी मौके तो मिलने चाहिए ना आगे बढ़ने के। अब तो सारे मौके छीनते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका चली जाएगी। फिर वहां इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ना, चीफ जस्टिस के नाम से जाता है लेटर, ये वो इसको पढ़ेंगे, इसका संज्ञान लेंगे, फिर वो जवाब पूछेंगे सरकार से कि जी आप ऐसे कैसे बेचते जा रहे हो और आपने किसने हक दिया आपको? भाई सरकार का पैसा जो था वो जनता का पैसा था। जनता के पैसे से धीरे धीरे करके आपने 10, 20, 30, 70 सालों में ये पीएसयूज खड़ी हुई, कहीं भेल, कहीं गेल, कहीं ओएनजीसी, कहीं एनटीपीसी। आज आप बेच के इसको खत्म कर लोगे, आप तो चले जाओगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये नौकरियां कौन देगा एससी, एसटी, ओबीसी को? क्योंकि खत्म हो जाएगा सब चीजें खत्म। फिर इनका उद्धार कैसे होगा? तो इनको क्या मतलब है, जो सरकार में आज बैठे इनको क्या मतलब है? ये मतलब तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को होगा ना। आज से 50 साल बाद आपके जो पुश्तें आएंगी, आपके सामने जब बुढ़ापे में होंगे, तब ये सब बंद मिलेगा। फिर कैसे आगे बढ़ेंगे लोग? तो दिक्कत आ जाएगी। ये जनहित याचिका इस तरह से डाली जाती है। ये एक बार एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा हुआ था, शायद कल ही था, कि ये किसके टाइम में फेमस हुआ? तो एक आदमी था एन पालकी वाला, एन पालकी वाला, उनके टाइम में ये फेमस हुआ था। एक सीकरी का भी नाम आता है और एक एन पालकी वाला का भी, और एक कृष्णन का भी। कई जजेस ने काम किया था इसके लिए, बहुत अच्छी चीज थी। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला दायर कर सकते हैं, बशर्ते वो जनता के हित से जुड़ा हो। जनता का शोषण अगर लगे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, वकील को, किसी आम आदमी को भी, संगठन बनाए कोई ऑर्गेनाइजेशन और सीधे चीफ जस्टिस के नाम खत लिखे कि जिस तरह से ये शोषण करने जा रहे हैं और ये गलत है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में गलत हो रहा है। लेकिन आज भारत ऐसा है कि किसी को मतलब ही नहीं है, कोई बेरोजगार जाए भाड़ में, इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो सारे खुद ही MP बन के बैठ जाते हैं। चलिए, अच्छा एक टॉपिक और था, हाँ, एडहॉक वाला। एडहॉक और एडिशनल, किसी ने पूछा इनमें अंतर क्या है? एडिशनल,
ये सुप्रीम कोर्ट से मुद्दे जुड़े हैं और हाई कोर्ट से, इसलिए बता रही हूँ। एडहॉक मैंने कल बताया था कि अगर 1+33 का आंकड़ा है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ आंकड़ा है 1+? मतलब कितने भी हो सकते हैं, डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। और इसको डिसाइड कौन करती है? संसद। ये 1+33 को, पहले मूल संविधान में 1+7 थे, अब 1+33 है 1.5 साल से। ठीक है, अब देखो मान लीजिए यहाँ केसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, 33 हमेशा नहीं होते, कभी 25, कभी 27, कभी 30 मिलते हैं। मान लीजिए केसेस ज्यादा आ गए और लगता है कि भाई जजेस कम है और ज्यादा चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये अपने यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने यहाँ पर एडहॉक पर राष्ट्रपति से कह के कि सर ऐसे ऐसे काम का बर्डन ज्यादा है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें एडहॉक पे लगाने पड़ेगा, तो कहेगा लगा दो। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही एडहॉक पर रख लेगा। एडहॉक पे रखना, ठीक है। एडहॉक मतलब होता है टेम्पररी, टेम्पररी, जैसे टेम्पररी नौकरी होती है ना कुछ महीनों की, इस तरह से एडहॉक वाले जो है ना, ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर मेन जज ना हो तो ये उसका काम नहीं संभाल सकते, मेन जज ही अपना काम करेगा। ये कभी भी मेन जज का काम नहीं कर सकते, सिर्फ ये एडिशनल है, टेम्पररी है, जरूरत के अनुसार रखे जाएंगे और हटा भी दिए जाएंगे। ये कब रखे जाएंगे, अगर जो ये अपना ये सुप्रीम कोर्ट है इसका कोरम पूरा ना हो, भाई जितने जजेस चाहिए उतना पूरा नहीं हो पा रहा, तब ये रखे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ आते हैं एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी रखना, और एडिशनल मतलब ऐड करना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना। एडिशनल जो है ना वो हाई कोर्ट में रखे जाते हैं, बस नाम का अंतर है। आज मैं इनका अंतर वैसे बता रही हूँ। एडहॉक वालों को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी जज की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह वो नहीं बैठ सकता, लेकिन यहाँ पर अगर हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश नहीं है तो उसकी जगह एडिशनल डिसीजन ले सकता है। यानी एक तरह से वाइस प्रिंसिपल समझ लो, प्रिंसिपल नहीं होता था जिस दिन, तो वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल की कुर्सी पे काम करता था ना, ऐसे ही एडिशनल है। अगर मेन नहीं है तो एडिशनल उसका काम कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक इस तरह से मेन काम नहीं कर सकता। एडिशनल जजेस जो होते हैं इनको अगर देखा जाए तो टेम्परेरी तो ये भी है, लेकिन एडिशनल जज इस एक की जगह भी जरूरत पड़ने पे काम कर सकते हैं, या अदर्स की जगह भी, जबकि एडहॉक वाला ऐसे काम नहीं कर पाता। इनको रखा जाता है 2 साल के लिए। और ये कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वही रखे जाते हैं जो पहले हाई कोर्ट से रिटायर हो गए हों, क्योंकि हाई कोर्ट से रिटायरमेंट की एज कितनी थी, 62 साल। यहाँ तो 65 तक काम कर सकते हैं, तो रख लो एडहॉक पे 2-2 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाई कोर्ट में भी जरूरत पड़े तो 2 साल के लिए एडिशनल को रखा जा सकता है, ठीक है। आएगा, फिर भी किसी ने पूछा था इसलिए बता दिया। PIL समझ में आ गई होगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना था, कैग। हम जो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो कैग था। कैग क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका मतलब ये शब्द देखो कैसा है, कंट्रोलर नहीं बोला मैंने बोला कॉम्प्ट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पहले तो इसी का मतलब जाने की ये है क्या। किसी चीज को रटोगे तो फंस जाओगे, भूल जाओगे, समझ लोगे तो भूलोगे नहीं। कंट्रोल होता है नियंत्रण करना, कॉम्प्ट्रोलर भी वैसा वैसा सही शब्द है, और कॉम्प्ट्रोलर का मतलब है नियंत्रक, यानी नियंत्रण करने वाला। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब होता है जैसे बहुत सारे बही खाते सरकार के अंडर भी तो लिखे जाते हैं ना, भाई यहाँ पे चुनाव हुआ, इतने रुपए खर्च हुए, इतने का प्लेन आया, इतने का ये आया, सारे सामान सारे खर्चे लिखे जाते हैं। वो खर्चे सरकार झूठे भी तो लिखवा सकती है, नकली भी लिखवा सकती है। पता चला सामान 1 आया, लिखवा दिए 10, तो कहीं ना कहीं जनता का पैसा बर्बाद कर सकती है। तो जनता के पैसे को बर्बाद होने से बचाने के लिए संविधान में इस पोस्ट को बनाया गया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ये बनाई तो इसलिए गई थी ताकि ये सरकार के खर्चों को ध्यान से देखे, उनकी ऑडिटिंग भी करे और उनकी अकाउंटिंग भी करे। अब देखो 2 शब्द मैंने नए बोले, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, और एक बोला ऑडिटिंग। इन दोनों का मतलब समझ लो, फिर ये बहुत आसान दिखेगा। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, लेखांकन, लेखा प्लस अंकन, यानी लेखा जोखा करना। भाई सरकार ने राफेल मंगवाए तो कितने हजार करोड़ के आए, आने जाने का क्या खर्चा रहा, पहले कितने रुपए दिए, बाद में कितने रुपए दिए, सब लेखांकन करना पड़ता है। क्या इनकी वैल्यू ठीक है, क्या ये सस्ते में भी मंगवाए जा सकते हैं, सारी चीजें देखना। ऑडिटिंग होता है, लेखांकन में ना सारा एक फाइल बना दी जाती है खर्चे की। भाई जैसे हम होते हैं ना घर में, देखा पंसारी की दुकान में, भाई इतने रुपए किलो गेहूं, इतने रुपए किलो आटा, इतना बेसन, इतने की दाल, इतने का ये सारा, फिर टोटल। तो एक तरह से लिख दिया जाता
आता है सारा खर्चा। अब ऑडिटिंग में क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो खर्चा लिखा गया है वो कितना ठीक है, या क्या वो बच सकता था, क्या वो इससे कम में काम, या क्या ये खर्चा जानबूझ के एक्स्ट्रा किया गया है। यानी ये देखना, जैसे पर्ची बनाई पंसारी ने, टोटल करके हमें पकड़ाता है ना, फिर कहता देख लो, तो हम टोटल करते हैं कि यार इसने ये दाल हमने ली 1 किलो, इसे लिख दी 3 किलो, तो फिर हम उसको रोकते हैं ना, टोकते हैं। इसी तरह से खर्चा ठीक है कि नहीं है, ये खर्चा क्या कम किया जा सकता था, क्या इस खर्चे को बचाया जा सकता था, इसके पैरेलल में क्या और भी किसी देश से हम कोई और सामान सस्ते में खरीद सकते थे, इन सबको ठीक ठाक से जानकारी निकालना, ये कहलाती है ऑडिटिंग। हर सरकारी दफ्तर में ऑडिटिंग होती है, कानून है, लेकिन ऑडिटिंग में जो भी आता है ना, उसको पहले ही पैसे खिला के और सरकारी दफ्तरों में ऑडिटिंग की जाती है, तो फॉर्मेलिटी की जाती है। मैं खुद सरकारी स्कूल में टीचर थी, हमारे स्कूल में भी ऑडिटिंग होती थी, एक टीम आती थी, उसका काम क्या होता था स्कूल में, भाई कितनी लाइब्रेरी की किताबें हैं, आपने कितनी दी, दिखाओ जरा किस किस को दी, स्कूल में जो सामान है वो कितना है, इतने बेंचेस हैं तो कब बने थे, अगर कोई अलमारी खराब हो गई है तो वो क्या किया आपने, सब कुछ देखते हैं ये लोग। इस तरह से हर दफ्तर की ऑडिटिंग होती है, ऐसे ही सरकार के भी खर्चे की ऑडिटिंग होती है और होनी भी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो कैग है ना, जो ये काम करता है, इसको बनाने वाले हैं राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से। तो ये सोच लो कि इसके ऊपर किसका हाथ था, राष्ट्रपति का और मंत्री परिषद का, जिसका मुखिया कौन था, पीएम। तो ये मान के चलना कि इसकी नौकरी जो कैग की है ना, वो पीएम की देन है। ये नेचुरल जस्टिस का नियम कहता है कि जिसने आपका भला किया है आप उसका बुरा नहीं कर पाओगे, ये नेचुरल जस्टिस है। किसी ने आपको एक अच्छी पोस्ट दी है तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाओगे। इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ सारी बड़ी पोस्ट को बनाने वाला तो राष्ट्रपति है, लेकिन बनवाने वाला पीएम है, तो कोई भी पीएम के खिलाफ जा ही नहीं पाता नेचुरल जस्टिस के नियम के अकॉर्डिंग। अब कैग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कैग वही बनता है इंडिया में 99.9% जो पहले आईएएस रहा हो। आईएएस तो पढ़ा लिखा होता है, तेज दिमाग इंसान होता है, सारे काम ये आईएएस ही तो करते हैं, मंत्री तो कुछ खास करते ही नहीं, सचिव करते हैं। लेकिन ये आईएएस कैग जो बनेगा, ये देश में बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठने वाला है और इसको सरकार के सारे खर्चे देखने हैं, सही कर रही है गलत, ये गलत कह सकता है, लेकिन फिर इसको क्या याद आ जाता है कि मुझे बनवाया किसने है, मंत्री परिषद के मुखिया पीएम ने। तो ये जानबूझ के भी कह नहीं पाता सामने, क्योंकि जिसने बनाया है उसके खिलाफ कैसे काम कर जाएगा, गद्दारी थोड़ी। ये तो अपने आप को ये मान लेते हैं कि भैया हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो कैग का काम तो बहुत अच्छा सौंपा था संविधान ने। आर्टिकल 148 में क्या कहा कि तुम्हें अकाउंटिंग करनी है, सबका लेखा जोखा करना है, फाइल बनानी है और फिर उसकी ऑडिटिंग करनी है कि क्या ये ठीक खर्चे किए या गलत खर्चे, या क्या ये रोके जा सकते थे। स्टार्टिंग में ये काम बहुत बढ़िया चला, 1947 से लगा लो देश की सरकार काम कर रही थी, 1976 तक दोनों काम ये खुद करता था। ये फाइल भी बनाता था और ये देखता था फाइल में, जैसे फाइल बनाने में तो बस खर्चा लिखना है ना, ये इतने किलो इतने किलो इतने रुपए का इतने रुपए का। अब उसके बाद ये देखता था फाइल ठीक है या नहीं, ये टिक मार्क करना था, ये बड़ी चीज थी। तो इसने कहा भाई दो काम मुझे भारी पड़ते हैं, मैं एक काम कर पाऊंगा, मैं दोनों काम नहीं कर सकता, फाइल कोई और बना देगा, ये मैं कर लूंगा। 1976 में क्या किया कि अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग यानी लिखने का काम, लेखांकन का काम एक अलग दफ्तर को दे दिया, भाई तुम लिखो सरकार के सारे खर्चे, भाई सरकार यहाँ गई तो इतना खर्च हुआ, सरकार ने ये प्रोजेक्ट चलाया इतना खर्च हुआ, संसद भवन में इतने रुपए खर्च हुए, पीएम ने वो यात्रा की तो इतना खर्च हुआ, ये वाले गेम्स कराए तो इतना खर्च हुआ, सब कुछ लिखो। फिर कहा कि मैं क्या करूंगा, कैग ने कहा मैं ना ऑडिटिंग कर दूंगा, मैं ये देख लूंगा कि क्या वो AUDIT ऑडिट, मैं ये देख लूंगा कि क्या वो खर्चे ठीक थे या गलत थे, खर्चे लिखने वाले दूसरे और खर्चे के ऊपर डिसीजन लेने वाला मैं। तो ये कैग का काम बट गया, कौन से सन के बाद, 1976 के बाद। तो इस काम को किसको दिया गया, अभी आप CAG देख रहे हैं ना, इसको उल्टा कर दो, CGA। ये कौन है, ये वो आदमी है जो खर्चे लिखता है, ये नहीं कहता गलत सही, ये सिर्फ खर्चे लिख देता है, ठीक है, ये इसका काम है। तो इसका काम है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग ये है, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटिंग है ये,
अकाउंटिंग मतलब लिखने का, ये सही गलत बोलने वाला नहीं है। फिर ये फाइल सही गलत है कि नहीं है ये डिसीजन लेगा कैग। तो सीजीए कर दो बस उल्टा, ये बाद में बनी है, पोस्ट पहले नहीं थी, ये संविधान में लिखित में थी। फिर राज्यों को कहा गया भाई तुम्हारे खर्चे भी यही लिखता है, ये सारे राज्यों के लिखता, सारे राज्यों की रिपोर्ट बनाता, फिर उसके ऊपर ये ऑडिटिंग करता। तो इसने कहा भाई मैं इतने सारे काम नहीं कर सकता, तो केंद्र सरकार ने कहा ठीक है हम एक और पोस्ट बना देते हैं सीजीए, वो हमारे खर्चे लिख देगा और आप उसकी ऑडिटिंग कर देना। राज्यों को भी कहा ऐसा कर लो, राज्यों ने कहा जी हमारे पास इतना खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, हमारे तो सारे खर्चे आप ही लिख लो और आप ही डिसीजन ले लो। यानी कैग अभी 2020 तक भी, 2020 तक भी कैग राज्यों के तो दोनों काम करता है, यानी अकाउंटिंग भी और ऑडिटिंग भी, लिखने का भी और जांच का भी। लेकिन देश के स्तर पे वो सिर्फ एक काम करता है, ऑडिट करने का। वो अकाउंटिंग का काम किसको दे दिया, सीजीए को। राज्य का लेखांकन भी करता है और लेखा परीक्षण भी करता है हिंदी में। और अगर देश का कहेंगे तो सिर्फ लेखा परीक्षण करता है, लेखांकन नहीं करता। तो लेखांकन के लिए कौन सी पोस्ट बना दी, सीजीए। ये क्या कहलाता है, कैग। कैग आईएएस अफसर ही बन सकते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा पीएम मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब मान लीजिए इसको लगता है कि ठीक है भैया मैं देश से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं सच्ची रिपोर्ट बनाऊंगा क्योंकि देश ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। पीएम तो एक बस बनाने वाला है ना, असली में तो इसने अच्छा काम किया होगा। मान लीजिए इसने रिपोर्ट सच्ची बना दी, ये रिपोर्ट इसने लिख दिया कि सरकार ने गलत खर्चा किया, यहाँ से पैसा रोका जा सकता था या ऐसा किया जा सकता था। अब ये रिपोर्ट बना के इसने मतलब ऑडिटिंग करके और वो रिपोर्ट इसने सौंप दी राष्ट्रपति को। देखना अब आगे रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने गलत किया, ये इस खर्चे को रोक सकते थे, फालतू के खर्चे किए। रिपोर्ट किसके पास गई, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने पास नहीं रखेगा, राष्ट्रपति इसको संसद में पेश करवाएगा। और संसद तो आप जानते हैं कैसे लोगों का समूह है, संसद में पटल पे रखी जाएगी रिपोर्ट और इसके ऊपर फिर विचार विमर्श करेगी पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएसी बैठेगी। अब पीएसी भी सुन लो क्या है, पीएसी पब्लिक अकाउंट लोक लेखा समिति है, जो कि लोगों किसका जो पैसा है क्या वो सही जा रहा है नहीं जा रहा, गलत तो नहीं यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखती है। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, फाइल मान लीजिए नेगेटिव थी, गलत लिखा था कि भैया पीएम ने गलत किया, मंत्रिपरिषद ने, फाइल आ गई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने कहाँ पहुंचा दी, संसद में, तुम डिसीजन लो। संसद ने पीएसी को पकड़ा दी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति को, जिसमें पीएसी में ना 22 आदमी होते हैं, 15 आदमी होते हैं लोकसभा के और 7 आदमी होते हैं राज्यसभा के। अब तुम खुद सोचो, लोकसभा में बैठे कौन कौन है, सत्ताधारी विपक्षी। तुम्हें लगेगा बहुत अच्छी बात है, विपक्षी तो तुरंत लाएंगे, उछल के आएंगे कि देखो गलत गलत। मैं तुम्हें बता दूं, विपक्षी और सत्ताधारी तुम्हारे सामने बस लड़ते हैं। रियलिटी ये है कि इन जितनी अच्छी दोस्ती किसी की नहीं मिलेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। एक दूसरे को गालियां देके जनता को बेवकूफ बनाने का काम पहले कांग्रेस भी करती थी, आज बीजेपी भी कर रही है। रियलिटी ये है कि पीएसी के सामने जब रिपोर्ट आती है ना, चाहे वो कितनी ही नेगेटिव हो, जनता को थोड़ी पता चलता है, हमें पता ही नहीं चलता। इक्की दुक्की बार ज्यादा ही कुछ बड़ी गड़बड़ हो तो सामने लाई जाती है, वरना ये सब चीजें आंख मूंद के साइन करके बिल्कुल ठीक है जी रिपोर्ट, और ये पारित कर दिया जाता है। यानी जनता को तो पता ही नहीं कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं रहा है या नहीं। जो रिपोर्ट लिखने वाला है वो आदमी पीएम की मर्जी से, पीएम के आशीर्वाद से कुर्सी पर बैठा है। जो ऑडिटिंग करने वाला है उसको बनाने वाला राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति ने किसकी तरफ देख के उसको बनाया है, पीएम की मर्जी से। तो पीएम और राष्ट्रपति के खिलाफ वो कैसे लिखेगा, और लिख भी देगा तो फिर जाएगी तो उन्हीं के घर में ना। संसद में तुम और मैं थोड़ी बैठे हैं, वहां वही बैठे हैं जो एक ही थाली के है सारे के सारे, उसका फायदा उसका नुकसान, आज मैं खा लेता हूँ 5 साल बाद तू खा लेना, सब एक जैसे हैं, किसी को जनता से कोई मतलब नहीं। ये तरीका है देखो काम करने का इंडिया में। तो क्या करता रहे, कुछ भी लिखता रहे, रिपोर्ट नेगेटिव लिखेगा तो खुद ही फंसेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट जनता तक तो पहुंचनी नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह करके इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन एक नियम है, अगर इसको हटाना हो तो क्या करें। इसका नियम थोड़ा सा टफ बना दिया, क्या कहा कि ये लोक सेवक है, ये भी दिखावट है, ये कह दिया ये लोक सेवक है, जनता का सेवक है। भैया जनता का सेवक है तो जनता को पता तो चले क्या लिखता है, ये पता तो तुम्हें ही चलता है बस, राष्ट्रपति को या संसद को या पीएसी को। कहते हैं ये लोक सेवक है, इसको राष्ट्रपति अकेला नहीं हटा सकता। तो कैसे हटाओगे, अगर इससे इरिटेशन हो, इससे गड़बड़ लगे इनको, तो इसको हटाने का अधिकार दे दिया लोकसभा को। क्यों, क्योंकि वो भी तो लोगों की सभा है, और लोकसभा में ही पीएम है, लोकसभा में ही सारी सरकार है, तो लोकसभा इसको विशेष बहुमत से हटा सकती है।
2/3 से कि भैया इसको हटा दो, ये नुकसान करने वाला है, ये सच्चाई कहीं सामने ले आए। जब चाहेंगे हटा देंगे। वैसे हटाना नहीं पड़ा आज तक, क्योंकि गद्दारी नहीं करते, जिसने बनाया उसके खिलाफ लिखते ही नहीं। तो विशेष बहुमत से लोकसभा अगर पारित कर देती है प्रस्ताव को तो एक लंबा प्रोसेस है, तब ये हटेगा, वरना ये नहीं हटेगा। लोक सेवक है, आईएएस के रैंक के लोग ही ये बन पाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कैग समझ में आ गया होगा। 1976 तक ये राज्यों के देश के सारे काम करता था, लिखने का भी और मूल्यांकन का भी। लेकिन अब ये क्या करता है, राज्यों का लिखता भी है, मूल्यांकन भी करता है, लेखांकन और मूल्यांकन। लेकिन देश के स्तर पे ये लिखता नहीं है, अब लिखने का काम सीजीए करने लग गया। ठीक है, तो ये है लोक सेवक, जिसको आप कहते हैं कैग। कैग हमेशा आईएएस ऑफिसर ही बन पाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए पहले इसको पढ़ा देती हूँ इतना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज समझते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सारी इकट्ठे कर दूंगी ना तो फिर सारे ये एक जैसे से लगते हैं, फिर पढ़ने में दिक्कत होती है। देखिए संवैधानिक संस्थाएं क्या कहती हैं। पहली चीज तो संवैधानिक क्यों कह रहे हैं समझ में आया, क्योंकि इन सब का जिक्र संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है, इसलिए इसका नाम पड़ा संवैधानिक संस्थाएं। एसएससी संवैधानिक नहीं है, रेलवे बोर्ड संवैधानिक नहीं है, आरआरबी ये जो है ना ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें संवैधानिक है। भारतीय संविधान में कानून के संचालन के लिए अनेक स्वतंत्र संस्थाएं हैं। ये स्वतंत्र हैं लेकिन फिर भी इनके ऊपर राष्ट्रपति का हाथ है, का प्रावधान किया गया, जो देश की शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो देश चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनके बिना देश चल नहीं सकता, ये जरूरी है। पर ये अपना काम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में ना हर किसी के ऊपर दबाव है, और शायद यही कारण है कि इंडिया में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ हर चीज पीएम और राष्ट्रपति की मर्जी से ही हो सकती है, जैसा वो चाहेंगे, जो वो चाहेंगे। देश के ब्रिलियंट दिमाग जो आईएएस आईपीएस हैं, ये भी वही कर पाते हैं जैसा सरकारें चाहती हैं, चाहे ये सचिव के रूप में काम करें, चाहे ये कैग के रूप में काम करें, करेंगे वही जो सरकार चाहेगी। यानी जो अनपढ़ चाहते हैं ना आधे, वो भी इनको करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्या बता रहे हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके नाम में देखो कॉम्प्ट्रोलर लिखा है, कंट्रोलर नहीं है ये, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, यही पूछ लेंगे कौन सा आर्टिकल है, 148, 148, इसलिए तो संवैधानिक है, के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली को लेखा परीक्षण करता है। वित्तीय मतलब पैसा, बताया ना मैंने, खर्चा सारा कितना कहाँ से आया कहाँ गया, सब ये करता है। और सारा खेल पैसे का ही होता है। ये जो इतने सब चीजें बेची जा रही हैं, ये पैसा कमाने के लिए तो बेची जा रही हैं, वो जाएगा कहाँ पैसा ये नहीं पता। हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है, ये सच्चाई है। तुम जो इतने लोग पढ़ रहे हो, तुम देश सेवा के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम पहली प्रायोरिटी पे इसलिए पढ़ रहे हो ताकि तुम ये नॉलेज लेके पेपर अच्छा सॉल्व कर पाओ, और उस पेपर को सॉल्व करने के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाए। यानी ये कड़वी सच्चाई है और ठीक भी है। अगर आदमी कमाएगा नहीं तो देश कैसे चलेगा। ये देश तब चलता है जब हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स कौन देगा, जो पढ़ा लिखा काबिल है, जो पैसे कमाता है। तो तुम जो पढ़ रहे हो ना, तुम भी पैसे के लिए पढ़ रहे हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ये भी पैसे के लिए, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बुराई नहीं है, लेकिन बुराई वहां है जहां आप दूसरे के हक को खाके, कि आपके ऊपर विश्वास करके जनता ने आपको इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंचाया, और आप जनता के पैसे को ही खाके और उसका मिसयूज कर रहे हो, या उसको बाहर विदेशों में भेजते जा रहे हो, या आप प्राइवेट बड़े बड़े लोगों को बेचते जा रहे हो। ये गलत है। ये करने के लिए जनता नहीं चुनती। जनता चुनती है कि भैया 5 साल आप डिसीजन लो कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और बेहतरी का सोच के जनता उनको दोबारा ले आती है। लेकिन आप देखो कैसा क्या चल रहा है देश में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो वित्तीय प्रणाली का तो डावाडोल कर रखा है इस देश में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये काम की चीज है। देखना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति देखो ध्यान से कौन करवाता है, प्रधानमंत्री की सलाह। तो अपने आप ही इसके सामने नतमस्तक होगा, झुकेगा, क्योंकि इसने सलाह दी थी मेरे नाम की, मैं इसके खिलाफ कैसे लिखूं। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत उल्लंघन हो जाएगा ना। पर राष्ट्रपति द्वारा, तो देखना आप जरा, कैग की नियुक्ति, कैग रिपोर्ट में किसकी बुराई लिखने वाला है, गलतियां पीएम की। पीएम ने इसको बनवाया तो लिख ही नहीं पाएगा। और वैसे सलाह किसकी है, पीएम की, बनाता है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक, जब बनेगा ना उसके 6 साल बाद, या 65 का हो जाए तो भी हटा देंगे, जो पहले हो। अगर मान लीजिए अभी बना है 1 साल पहले और अब 65 का हो गया तो हटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 55 में बन गया तो 6 साल पूरे करेगा। 65 से ज्यादा नहीं काम कर सकता, या 6 साल से ज्यादा नहीं काम कर सकता। तो 65, 6
6 वर्ष तक होती है, किंतु इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वो अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो जो पहले हो, अगर 65 का हो गया तो हटा दिया जाएगा, और अगर मान लीजिए यंग एज में बना तो 6 साल बाद हटा दिया जाएगा। वैसे इतना यंग कोई बनता नहीं, उम्र हो ही जाती है इनकी। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। मान लीजिए किसी के मन में आए कि यार मैं तो ना सही जस्टिस नहीं कर पा रहा मेरे काम के साथ, तो वो क्या करेगा, अपना त्याग पत्र दे दे। तो किसको देगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि इसी ने बनाया था। किंतु कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया भी जा सकता है। इस पे ध्यान देना, मेन लोकसभा है इसमें, मेन लोकसभा। राज्यसभा को किसी से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो खर्चे सरकार के लिखेगा, और सरकार कहाँ बैठी है, लोकसभा में। फिर भी एक फॉर्मेलिटी है कि भैया ये लोक सेवक है, तो इसके लिए फिर थोड़ा प्रोसेस को टफ कर दें कि बनाने वाला राष्ट्रपति, सलाह पीएम की, लेकिन हटा पीएम और राष्ट्रपति नहीं सकते। एक फॉर्मेलिटी है, एक लंबा प्रोसेस है कि लोकसभा प्रस्ताव लाएगी, फिर उसके ऊपर बहस होगी, फिर वो पारित होगा, फिर राज्यसभा से परमिशन लेंगे, फिर ये हटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोक सेवक है ना, इसलिए इसको एक आदमी नहीं हटा सकता। आगे देखो, 1976 से पहले, यानी जब इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में 75-77, उसी दौर में, इंदिरा गांधी के टाइम में, 76 से पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का काम केंद्र और राज्यों का लेखांकन करना, लिखना, खर्चे लिखना, लेखांकन करना, अकाउंटिंग के साथ साथ लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग सही है या गलत, परीक्षण करना भी था। लेकिन 76 में केंद्रीय वित्तीय लेखांकन का कार्य इससे अलग कर दिया गया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसका लेखा जोखा अलग आदमी देखता है, जिसका नाम क्या है, CAG। ये है ना कैग, वो है CGA। 76 के बाद से एक नई पोस्ट आ गई, जिसके लिए संविधान में कोई जगह नहीं थी, कोई आर्टिकल नहीं था। कैग का आर्टिकल 148 था। पहले कैग राज्यों की भी सारी पर्चियां लिखता था, और फिर उसके ऊपर अपनी निष्कर्ष देता था, देश के भी सारे खर्चे लिखता था, और फिर उसकी ऑडिटिंग करता था। तो राज्यों ने कहा जी हम तो दो आदमी नहीं रख पाएंगे, आप हमारा दोनों काम करते रहो। यानी उसका तो आज तक दोनों काम चल रहे हैं, लेकिन केंद्र स्तर के लिखने वाले खर्चे कर दिए CGA के पास, और कैग ने कर दिया ऑडिटिंग का काम। ये बहुत टफ लगता है पढ़ने में, लेकिन ये बहुत बेसिक सी बात है अगर तुम समझ पाए हो तो, ठीक है। तो 1976 में केंद्रीय के सेंट्रल वित्तीय लेखांकन का कार्य इससे अलग कर दिया गया। सेंट्रल लेवल पे लिखने का काम CGA करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम देखो क्या है, क्या करता है ये, केंद्रीय संस्थाओं के वित्तीय मामले, यानी जो सेंट्रल लेवल के बड़े बड़े ऑफिसेज है ना, बड़े आदमी हैं, इनके लेखांकन भी करना है और लेखा परीक्षण भी। सेंट्रल लेवल के सारे खर्चे लिखता भी है और ऑडिटिंग भी करता है। ये सॉरी, खर्चे लिखता नहीं है, ऑडिटिंग करता है। ये केंद्रीय संस्थाओं के लेखांकन भी करना, लिखा ये गड़बड़ में लिख दिया, ये उसमें लिखना चाहिए राज्य स्तर के, केंद्रीय नहीं राज्य। केंद्र का तो बस एक काम करेगा, इसको राज्य करना, राज्य संस्थाओं के। नेक्स्ट क्या है, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट, ध्यान से देखो, केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति को दे देता है कि सर ये खर्चे हुए, और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को सौंपता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल तो कठपुतली हैं, किसकी, जो चाहेगा, जिसको चाहेगा। राष्ट्रपति तो सरकार के खिलाफ काम कर ही नहीं सकता ना, संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति को किसकी सलाह पर काम करना है, मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना है। याद होगा ना ये इंदिरा गांधी का ही शब्द, यानी ये तो कठपुतलियों के हाथ में दे दी रिपोर्ट, ये कठपुतलियां उसको संसद में रखवा देंगी। संसद फॉर्मेलिटी, जिनके भैया ये पता है आज आप सत्ता में है, कोई बात नहीं, कल दूसरा बैठेगा, सब जानते हैं। आपके सामने, मेरे सामने टीवी पे बाहर थोड़ा दिखाऊ भड़काऊ भाषण देते हैं कि बीजेपी बहुत खराब है या कांग्रेस बहुत खराब है। रियलिटी ये है, जब इनके घरों में शादी ब्याह होते हैं, जब इनकी पार्टीज होती हैं, तो सारे लोग इकट्ठे एक ही साथ खाना खा रहे होते हैं। इनमें कोई मन में ये नहीं है, ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए जनता के सामने ऐसे लड़ते हैं जैसे मार देंगे एक दूसरे को, लेकिन आपसी रिश्ते सबके बहुत अच्छे हैं। तो ये एक दूसरे की बुराई देख के और पचा जाते हैं। ये पता है आज ये सत्ता में है, कल मुझे आना है, 10-10 साल के गैप में तो आना ही आना है, तो क्यों इसके से पंगे लेना। तो राष्ट्रपति को राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। अब अगला आ गया यूपीएससी। यूपीएससी को पढ़ाने से पहले समझाना जरूरी है। अब उम्मीद करती हूँ CAG तुम्हें समझ में आ गया होगा, कैग, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपीएससी क्या है। ये देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम,
सबसे तेज दिमाग लोग तैयारी के साथ जिन एग्जाम्स को क्रैक करने का सपना लेके चलते हैं वो यूपीएससी के एग्जाम हैं। इनसे टफ इंडिया में कोई पेपर नहीं होता। और देखो कितनी अजीब बात है, आज तक इनका पेपर लीक भी नहीं हुआ, इनके क्वेश्चंस भी रिपीट नहीं होते। इसका मतलब अगर सरकार चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन सरकार चाहती नहीं ना कि छोटे स्तर पे सरकार पेपर कराए। इनके पेपर हर साल एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर होते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन में इनका रिजल्ट आता है, एक टाइम ड्यूरेशन में। और ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, पहले प्रीलिम्स होता है, उसमें छटनी होती है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर रिजल्ट आता है। 4 स्टेजेस हैं, लेकिन हर साल ये चारों पूरी कर ली जाती हैं। एक एसएससी है, एनटीपीसी है, इनको सालों साल चाहे 4-4 साल निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लड़का कोई पढ़ने आया था 25 का 30 का हो गया, आज तक रिजल्ट नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता का शोषण पहले भी होता था, आज भी होता है, सदा होता रहेगा। लेकिन जो टफेस्ट एग्जाम है, ये इतने टफ पेपर सेट करना, रिपीट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि देश की क्रीम निकालनी है, तो ये 1 साल के अंदर कर सकते हैं। जबकि जो छोटे पेपर है जिनमें की ऐसा जरूरत भी नहीं है बहुत टफ बनाने की, चाहे तो क्वेश्चन हर दूसरे साल रिपीट भी कर दें, लेकिन वो पेपर जो है उनको ये कहेंगे कि बहुत मुश्किल है जी, और लेना बड़ा दिक्कत है, जानबूझ के करना नहीं चाहते ना उस काम को। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस तुम्हारी और मेरी जो सर्विस के लिए जिनको अफसर बनाया गया है यूनियन स्टेट पर, यूनियन लेवल पर, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा कमीशन जो हमारी जनता की भलाई देखने वाले अधिकारियों को चुनता है। हमारे संविधान ने यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में, संघ मतलब देश का, लोक सेवा तुम्हारी मेरी जनता की सेवा, इसके लिए आयोग। तो यूपीएससी बेसिकली बना था, इसका काम था, अगर सबसे बड़ा काम कहूँ तो, जो देश में 3 ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज है ना, वैसे तो सारी सर्विसेज बड़ी बड़ी, लेकिन ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज हैं, 3 सर्विसेज है ना ऑल इंडिया लेवल की, जिनको आप कहते हैं ऑल इंडिया। एक होती है सेंट्रल सर्विस, वो अलग होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज अलग है, सेंट्रल सर्विसेज अलग है, स्टेट सर्विसेज अलग है। क्या है इनमें अंतर जान लो। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना वो सिर्फ 3 है, देश के सबसे टफ एग्जाम जिनके होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन नहीं है, फॉरेन सेंट्रल में आएगा, है फॉरेन भी लेकिन वो सेंट्रल में। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बारे में बता दूं, ये आजादी से पहले थी दोनों, आईएएस भी आईपीएस भी। आईएफएस आजादी के बाद आई है, ये स्टार्टिंग से हमारे आईएएस आईपीएस के साथ नहीं था, ये बाद में इसमें ऐड हुआ। तो आज आपके देश में अखिल भारतीय स्तर की जो संस्था सर्विसेज हैं ये सिर्फ 3 है। एक पॉइंट तुम्हें याद है, अखिल भारतीय सेवाएं, यही तो है अखिल भारतीय सेवाएं, जिनको अगर नया बनाना हो तो ये अधिकार किसके पास था, राज्यसभा के पास। ये तुम्हें पॉइंट लिखवाया था मैंने और कहा था इसीलिए ये उच्च सदन है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। ये 3 सर्विसेज हैं। अब थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में चलते हैं। आईएएस आईपीएस जब स्टार्टिंग में थे तो बहुत दुखी करते थे ये, जब हम लोग आजाद नहीं हुए, अंग्रेजों के आदमी थे ज्यादातर, खूब मारते पीटते, अपने अपने एरिया में क्रांति को दबाते, आंदोलनों को ना होने देते। तो कहीं ना इंडियन लोग इनसे चिढ़ते थे, आईएएस के रैंक से, आईपीएस के रैंक से। तो इस चिढ़ के कारण जब देश आजाद हुआ और संविधान लिखा जाने लगा तो बहुत सारे नेता जो उस टाइम के हमारे सो कॉल्ड लीडर्स, अच्छे वाले लीडर्स थे, इन्होंने कहा भाई हम ये सर्विस रखेंगे नहीं, ये इंडियंस के मन पे ये जो है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये सब लोग नेगेटिव कि भैया हम नहीं रखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज को। लेकिन सरदार पटेल खड़े हुए और पटेल ने कहा भाई ये सर्विसेज जो है ना इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए कहते हैं आधुनिक भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक पटेल है। वैसे तो पुराने टाइम में तो कानवालिस ने काम किया, लेकिन अगर कहें आज आधुनिक भारत में, आजाद भारत में, तो पटेल ने कहा था कि ये सर्विसेज चलनी चाहिए। बाकी सब इसके एंटी थे क्योंकि इनकी जो इमेज थी, इंप्रेशन था, वो नेगेटिव था। पटेल ने कहा मैंने 2 साल जो भारत का एकीकरण किया है ना, आपको पता होगा ना भारत की देशी रियासतों का एकीकरण किया, मैंने पढ़ाया था पूरा डिटेल में, 565 के आसपास रियासतें थी। इन सब के एकीकरण में इसने कहा सबसे ज्यादा जो मेरी हेल्प की वो आईएएस आईपीएस रैंक के आदमियों ने ही तो की। तो भैया अगर ये तुम हटाओगे ना तो फिर मैं भी हटूंगा, मैं अपने देश को ऐसे गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख पाऊंगा, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस है तो ये सर्विसेज रखनी पड़ेगी। यही कारण है कि देश में आईएएस आईपीएस की सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 के तहत रखा गया, इसी कारण से 312 और 315 फिर यूपीएससी की तरफ इशारा करता है। अखिल भारतीय सेवाएं 312
में है और यूपीएससी 315 में, क्योंकि यही तो कंडक्ट करेगा सारे एग्जाम्स को। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 3 दिन है, आजादी से पहले 2 थी, फिर 3 हो गई। ये ऑल इंडिया सर्विसेज पे जो लोग आते हैं ना, ये टॉपर्स होते हैं। पूरे देश में एक साल में लगभग अंदाजन 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, सिर्फ 1000। इस बार तो 829 का हुआ है बस। 1000, कभी 1200 होते थे, कभी 1300, कभी 700, कभी 800, यानी अंदाजन एवरेज 1000 ले ले। 1000 बच्चे पूरे देश से क्रीम उठाई जाती है, और इनमें जो बिल्कुल टॉप मोस्ट होते हैं ना, लगभग 100 के हेरफेर में, कभी कभी तो 70-80 ही, ये बन जाते हैं ज्यादातर आईएएस, फिर आईपीएस, फिर आईएफएस, फिर और नीचे तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो अखिल भारतीय की बात करें अगर बड़े स्तर पे तो 3 ही हैं। इनको क्यों कह रहे हैं ऑल इंडिया सर्विसेज? क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। कोई भी पावर नीचे वाले जो ना आईआरएस या नीचे वाले फॉरेन सर्विसेज वाले या कोई भी, वो उतने पावरफुल नहीं है जितने ये तीनों जाते हैं काम करने। जैसे इनकी नियुक्ति हो गई तो इनको पहले तो ये ट्रेनिंग करते हैं अपनी, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये किसी भी राज्य में भेजे जाएंगे। ये राज्य में मान लीजिए आईएएस गया तो वो वहां का डीसी बन जाएगा, डिप्टी कमिश्नर। उसके थोड़े एक्सपीरियंस के बाद वो कमिश्नर बनेगा। अगर कोई आईपीएस है तो वहां का एसपी बन जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाएगा। यही मेन है ये दो। क्यों? क्योंकि ये प्रशासन संभालता है और ये लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया है। लॉ एंड ऑर्डर, भाई पुलिस का हेड एसपी तो होता है किसी भी जिले का, और किसी भी जिले के प्रशासन का मुखिया होता है डीसी। ये आईएएस आईपीएस है। तो ये बन गए, ये पहुंच गए, काम कर रहे हैं। मान लीजिए डीसी की उस राज्य के किसी एमएलए से खटपट हो जाती है, वैसे तो कहते हैं कि कोशिश करते हैं ना हो, लेकिन हो जाए, या उस राज्य के किसी मंत्री से खटपट हो जाए, वहां के डीसी की या एसपी की, तो क्या होगा? तो मंत्री की इतनी औकात नहीं या एमएलए की इतनी औकात नहीं कि इनको नौकरी से निकाल दे। वो कुछ नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस हद से हद क्या करेंगे, इनका अपने ही राज्य, जो राज्य मिलता है ना, इसको बोलते हैं कैडर। कौन से कैडर में? तो कैडर का मतलब है आपको कौन सा स्टेट मिला। तो 24 या 25 शायद कैडर है टोटल मिला के, कुछ लोगों का साझे में भी है। तो 24-25 कैडर में से आपकी प्रेफरेंस भरी जाती है। जो टॉपर्स होते हैं उनकी मर्जी चल जाती है, नहीं तो फिर वो खुद डिसाइड करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा में एक एग्जाम्पल है, संगीता कालिया जी, सब जानते होंगे ये नाम जो हरियाणा वाले हैं, संगीता कालिया। जो बाहर के बच्चे जुड़े वो भी सुन लो, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। संगीता कालिया आईपीएस अधिकारी लड़की है। संगीता कालिया की बहुत बढ़िया वाली बहस हुई यहाँ के बड़े मंत्री विज से, अनिल विज से, बहुत बढ़िया वाली बहस। इतनी बढ़िया वाली की बात तू मैं पे उतर आई और मंत्री साहब जो अपनी कुर्सी छोड़ के और चलते फिरते नजर आए। संगीता कालिया अपनी सीट से उठी भी नहीं, जब बात ज्यादा बढ़ गई तब उठी। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात थी। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए अनिल विज संगीता कालिया का। क्यों? क्योंकि आईपीएस अधिकारी है। हद से हद क्या करेंगे? ट्रांसफर दे देंगे। राज्य से नहीं निकाल सकते इनको। अगर हरियाणा कैडर मिला है तो हरियाणा में ही रहेगी। हद से हद क्या करेंगे? पहले अगर मान लीजिए हिसार में थी तो उठा के मेवात में भेज देंगे। इससे फालतू कुछ नहीं कर सकते, रहेंगे हरियाणा में ही। इतना भर कर सकते हैं कि ट्रांसफर कर दे। अगर मान लो बात ज्यादा ही बढ़ जाए, नौकरी से हटाना हो तो इनकी कोई औकात नहीं नौकरी से हटाने की। और ये अगर यहाँ से कैडर चेंज भी होगा ना तो इनकी बेइज्जती होगी, एमपीज की, एमएलए की या मंत्रियों की। क्यों? क्योंकि ये इसकी शिकायत राष्ट्रपति को करेंगे और राष्ट्रपति, खुद सोचो कितनी बेइज्जती की बात है कि कोई मंत्री राष्ट्रपति को कह रहा है कि जी इस महिला ने मेरे साथ बदतमीजी की और इसको निकालो। तो तुमने ऐसी कंडीशन क्यों पैदा की कि उसको उल्टा बोलना पड़ा या उसको बदतमीजी करनी पड़ी? इसलिए देखना आईपीएस आईएएस वैसे तो कोशिश करते हैं कि मंत्रियों के साथ साठगांठ में रहें और मंत्री इनको खुश भी रखते हैं, लेकिन अगर अपने वैल्यूज पे खरा हो ना तो उसको कोई उसकी नौकरी से निकाल नहीं सकता। हाँ, इतना परेशान कर सकते हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़े। अभी यूपी की देखो, याद करो, एक महिला हरियाणा से इस्तीफा देके चल पड़ी थी, आपको पता होगा, बड़ा केस बना था, अभी लॉकडाउन पीरियड की बात है। उसको इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, आईएएस महिला थी, कि उसने इस्तीफा दे दिया। 2-3 साल की सर्विस में बहुत दुखी कर दिया। ये बात इतनी उछली कि मेरे ख्याल वो कौन सा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई गुर्जर था उनके नाम के पीछे, तो गुर्जर समाज आ गया। फिर यूपी की सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया। फिर जो सीएम हैं अपने मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने उनको कहा कि नहीं, आपका रेजिग्नेशन हम मानेंगे नहीं, रिजाइन करके चले गए। इतना दुखी कर दिया उस लड़की को। ये दुखी कर सकते हैं लेकिन नौकरी छुड़वा नहीं सकते। अपनी
अपनी मर्जी से, कोई छोड़ेगा तो अपनी मर्जी से छोड़ेगा। इसीलिए इस पोस्ट की वैल्यू है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को कोई भी नौकरी से निकाल नहीं सकता। इनकी मर्जी से काम, ये चाहे तो इस्तीफा दें, चाहे तो ना दें, इसलिए इनकी वैल्यू है। इसलिए आप देखना मंत्री और ये सब लोग भी ना, वो अलग बात है कि भाई उठना इनको पड़ता है, डेकोरम ये है कि उठेंगे ये अगर मंत्री आता है, लेकिन फिर भी मंत्री कोशिश करता है कि डीसी एसपी के साथ सही सलामत संबंध रखे, क्योंकि मंत्री राज्य स्तर से उसको हटा नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से रिजाइन करेगा तो करेगा, नहीं तो उसी राज्य में बैठा रहेगा। ठीक है, चलिए ये हुई 3 सर्विसेज। इसके आगे की सर्विस की बात करते हैं। एक होती है केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा तो आईएएस आईपीएस को कौन हटा सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मुझे याद आया, जो ये आईएएस आईपीएस होते हैं ना, ये फील्ड में काम करते हैं। मान लो ज्वाइनिंग हो गई 2020 में, मान लेते हैं किसी की ज्वाइनिंग हुई, तो फिर ये जाके ट्रेनिंग करेंगे, फिर ये फील्ड में आएंगे। 6-7 साल ये किसी भी राज्य में फील्ड वर्क करते हैं। फिर उसके बाद इनको ना सरकार में ले लेते हैं, सेक्रेटरी वेक्रेटरी बना लेते हैं। फिर 6-7 साल, कुछ साल काम करके फिर जाते हैं, फिर से राज्य में काम करते हैं, फिर वापस सरकार में ले लेते हैं। और जो सरकार के लगातार काम अच्छे करता है, उन्हीं को लेटर स्टेज पे जाके सचिव और बड़े बड़े ये सेक्रेटरीज बना लेते हैं। मैंने बताया था ना, हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होता है, और हर डिपार्टमेंट का, चाहे एनवायरमेंट है, चाहे रेल है, चाहे वित्त है, या विदेश है, सबके सचिव। तो इस तरह से ये धीरे धीरे काम का एक्सपीरियंस लेते हैं, और फाइनली जो बहुत बढ़िया आईएएस होते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया फील्ड में भी और राज्य में भी, उन लोगों को सरकार अपने यहाँ बड़ा, जैसे कैग वैग जो बनते हैं, अब जो ये जीसी मुर्मू बने हैं कैग, ये पहले आईएएस ही तो थे, 1983-84 के बैच के आईएएस अफसर थे। तो अब रिटायरमेंट की हेरफेर में आ गए, तो बढ़िया काम कर रहे थे, अब कैग बना दिया इनको। तो कैग वगैरह जो बनते हैं, या जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स बनते हैं, ये सब आईएएस ही होते हैं। इस तरह के एक्सपीरियंस के बाद बनते हैं ये। ठीक है, केंद्रीय सेवा क्या होती है? केंद्रीय सेवा वो है जो मेनली सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं लोग, और इनके सारे नियम कायदे कानून राष्ट्रपति तय करता है। दूसरी होती है राज्य स्तर की सेवा। जो राज्य स्तर की सेवा है, इसमें आप अपने अपने राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी क्लियर करते हैं। जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। जो जैसे एसपी होता है ना, वो तो होता है आईपीएस, उसके नीचे जो रैंक होता है, अगर मैं पुलिस की बात करूं किसी भी राज्य में, तो सबसे बड़ा एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। ये होता है आईपीएस अफसर, जो कि कैडर में आके काम करता है। लेकिन इसके नीचे काम करने वाला होता है, मान लीजिए डीएसपी, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये आईपीएस नहीं होता, ये उस राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन से निकल के आता है। तो हमारे देश में जैसे पूरे देश में आईएएस बनते हैं ना, ऐसे हर राज्य के अलग अलग, झारखंड अलग, बिहार अलग, यूपी अलग, हरियाणा अलग, इन सबके अपने पब्लिक सर्विस कमीशन भी होते हैं। जो छोटे रैंक के अधिकारी होते हैं, मतलब सबसे ऊपर तो हो गया आईएएस आईपीएस, उनके नीचे काम करने वाले उस स्टेट से ही निकल कर बने हैं। तो ये इस तरह के अफसर होते हैं। इन राज्य सेवा में ना सारे काम, जैसे देश वाले सारे काम राष्ट्रपति ने किए, राष्ट्रपति की मर्जी से वो हटेंगे, ऐसे राज्य सेवा में जो काम करते हैं, जो इस तरह के रैंक के लोग होते हैं, ये सारे काम राज्यपाल के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और इनको हटाने का जो ताकत है वो भी राज्यपाल के हाथ में। जो आईएएस आईपीएस आईएफएस है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति, और वैसे तो पेपर पास किया उन्होंने, लेकिन उनको जो हटाने का प्रोसेस है वो भी राष्ट्रपति के हाथ से ही जाएगा। उनके कैडर चेंज नहीं होते, सिर्फ 2 ग्राउंड पे कैडर चेंज हो सकते हैं। एक, या तो उनकी शादी ब्याह कहीं ऐसी जगह हो जाए, मान लीजिए एक आईएएस दिल्ली में है और एक कर्नाटका में, तो उनका कैडर चेंज हो जाएगा। कर्नाटक वाला चाहे तो दिल्ली आ जाए, या दिल्ली वाला चाहे तो कर्नाटक चला जाए। एक ग्राउंड, मैरिटल स्टेटस। दूसरा, अगर कोई डॉक्टर्स की टीम कह दे, और 4 बड़े डॉक्टर्स होंगे ये, अगर कोई डॉक्टर्स की टीम कह दे, किसी को मान लीजिए छत्तीसगढ़ मिल गया, उसको वहाँ की आबो हवा फाप नहीं रही है, या मान लीजिए उसको तबीयत ज्यादा खराब रहती है, वो परेशान हो गया, फिजिकली वो फिट नहीं है, तो फिर वो 4 डॉक्टरों की टीम, जो एमबीबीएस हाई लेवल के बढ़िया वाले डॉक्टर होंगे, अगर ये लिखित में दे देंगे कि भाई यहाँ का एनवायरनमेंट इनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, तो कैडर चेंज हो सकता है। और ये इतना आसान नहीं होता, इसलिए जो कैडर मिल गया ना, 99.9% आपको लाइफ उसी कैडर के अकॉर्डिंग काटनी पड़ती है। पिछले साल की जो टॉपर थी यूपीएससी, अनु दहिया, हरियाणा सोनीपत से थी। अनु दहिया का पता नहीं कैसे क्या गड़बड़ रही, उनका कैडर केरल भर दिया उन्होंने, बाय मिस्टेक कैसे रहा, उनको उस टाइम पे जब फॉर्म भरा था उतना नहीं समझ में था, या क्या कैसे कुछ रहा, अब वो केरला में है।
डीसी हैं वो केरला में। अब सोचो हरियाणा की लड़की केरला में है तो परेशान तो होते ही हैं भाई। हरियाणा का कोई इंसान है तो उसको दिल्ली मिल जाए, पंजाब मिल जाए, हरियाणा मिल जाए तो बेस्ट है। टॉपर होने के बाद तो फिर ये कोशिश करता है आदमी कि अपने आसपास ही रहूं। जो टीना डाबी टॉपर थी, आपने नाम सुना भी होगा, टीना डाबी ने पहली प्रेफरेंस हरियाणा को दी, लेकिन हरियाणा में वैकेंट नहीं थी तो उनको राजस्थान पकड़ा दिया। दिल्ली से राजस्थान तो 200 किलोमीटर दूर है तो निभ सकता है, लेकिन अन्नू दहिया जी ने कैडर भरने में कोई गलती कर दी। ये भरवाए जाते हैं, आपकी पसंद कहाँ कहाँ है। जो टॉपर्स होते हैं उनको पसंद के अकॉर्डिंग मिल जाता है, अदरवाइज फिर सरकार अपना डिसीजन खुद लेते हैं यूपीएससी। तो अन्नू दहिया जो सेकंड टॉपर थी वो केरला में बैठी हैं। केरला में बड़ा मुश्किल होता है, चारों तरफ आपको जब अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं, सारे एक ही कम्युनिटी के, एक जैसी भाषा, एक जैसी बातचीत, तो फिर फील होता है कि यार पूरे जीवन यहाँ काटना बड़ा मुश्किल रहेगा। कुछ दिन घूमने जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचना कि आपको सालों साल वहीं रहना है जबकि उनका खान पान, कल्चर सब कुछ अलग है, तो दिक्कत होती है। तो कैडर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी यूपीएससी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, ये यूपीएससी पढ़ा ना हमने अभी, हाँ यूपीएससी को थोड़ा सा और बता दूं फिर इसको पढ़ लेते हैं। यूपीएससी में आपने 3 चीजें समझ ली, कौन कौन सी, कि एक तो सेंट्रल लेवल की सर्विसेज होती हैं, एक स्टेट लेवल की और एक ऑल इंडिया लेवल की। यूपीएससी में एक होता है अध्यक्ष और इसके 9 या 11 या जितनी जरूरत लगे उतने हो सकते हैं सदस्य। इन सब की नियुक्ति करता है स्वयं राष्ट्रपति, सबकी नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी का जो भी चेयरमैन बनेगा या जो भी सदस्य बनेंगे उनकी उम्र रिटायरमेंट की या तो वो 65 के हो जाएं या उनको काम करते हुए 6 साल हो जाएं। तो यूपीएससी एक बहुत बड़ी चीज है, इसका यही मेन काम है। इसके अलावा ये ट्रांसफर पेपर कराना तो पहला काम है, इसके अलावा ये ट्रांसफर्स के ऊपर भी कामकाज देखता है बड़े बड़े लेवल पर। और इसके अलावा भी अगर किसी को मान लीजिए नौकरी के दौरान कोई बड़ी चोट लग जाती है, कुछ इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए भी कितने रुपए मिलने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, इसको क्या सर्विस दी जा सकती है, वो सारे डिसीजन यूपीएससी लेता है। तो कई जिम्मेदारी है बड़ी इसके ऊपर जो देश की इसको देखनी है। चलिए पढ़ते हैं। आ गया संघ लोक सेवा आयोग, ये क्या करता है देखिए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 क्या थी, अखिल भारतीय सेवाएं, जो नई बनानी हो तो राज्यसभा के पास था। तो अनुच्छेद 315 यूपीएससी है के अंतर्गत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक एक राज्य लोक सेवा आयोग, जिससे कि डीएसपी और इस तरह के लोग निकलेंगे, का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित 9 या 11 सदस्य होते हैं, सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 6 साल या तो काम करते हुए हो गए या 65 वर्ष की आयु से पहले, जो पहले हो उसे ही उसका कार्यकाल माना जाएगा। किंतु हटा भी सकते हैं अगर व्यवहार गलत हो तो, ठीक से काम ना करे तो हटा दिया जाएगा। दुराचरण, बुरा आचरण और कदाचार, बुरा आचार के आधार पर इन्हें पद से मुक्त भी किया जा सकता है। ये क्या काम करते हैं, इनका क्षेत्राधिकार क्या है? सबसे पहले तो एग्जाम कंडक्ट कराना, आईएएस आईपीएस वाले। संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मतलब जो काम करेंगे, कार्मिकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। तो सबसे बड़ा काम है इसका पेपर कंडक्ट कराना, और ये कितना बढ़िया पेपर कंडक्ट कराता है कि एक पेपर देने वाले के 4 स्तर होते हैं, पहले प्रीलिम्स करेगा, फिर मेंस करेगा, फिर इंटरव्यू करेगा, फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये साल से ज्यादा टाइम, मतलब साल 1.5 साल जितना इसका टाइम है उससे ज्यादा खींचे। अगर पेपर है तो है, पेपर ना लीक होते, ना कभी ऐसा होता कि कोई और बैठ के पेपर दे आया। छोटे स्तर पे ना जानबूझ के सरकार चाहती नहीं, अगर सरकार अपने पे आए ना तो ना तो कोई पेपर लीक होगा, ना ही कोई दूसरा आदमी पेपर दे सकता, और ना ही पेपर की डेट एक्सटेंड होगी, जैसा कि जानबूझ के करती हैं सरकारें। आगे पढ़ें। वो स्थानांतरण, ट्रांसफर, पदोन्नति के संदर्भ में अपना योगदान देता है, भाई किसकी पद की उन्नति करनी है, किसकी नहीं करनी, इसके बारे में। संघ की सेवाओं के दौरान घायल हो जाने के कारण पेंशन देने संबंधी मामलों से जुड़े काम को करता है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए दायित्वों को भी पूरा करता है। मान लीजिए कोई एसपी है या कोई डीएसपी है या इस तरह से जो भी है, अगर कोई घायल हो गया, किसी चीज में दिक्कत आ गई, तो उसको कितनी पेंशन देनी चाहिए, क्या कुछ उसको देना चाहिए, सब डिसीजन यूपीएससी लेगा। पेपर कंडक्ट कराना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अगला आ गया वित्त आयोग। वित्त आयोग आज तो टाइम नहीं मिलता है, कल इस बारे में बातचीत कर लेंगे कि वित्त आयोग क्या करता है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट
ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की, इनको घर पे जरूर पढ़ना। एक हमने कैग के बारे में जाना और हमने जाना कैग के जैसा ही सीजीए बना दिया। इसका काम लिखित में नहीं है, ये बाद में बनाया 1976 के बाद। कैग इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 में इसका जिक्र है। इसके रिटायरमेंट की उम्र 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, और क्योंकि ये लोक सेवक है इसको अकेला राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। इसको बनाते टाइम मंत्री परिषद कह लो या पीएम कह लो, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन अगर हटाना पड़े तो लोकसभा प्लस राज्यसभा इनके प्रस्ताव से हटेगा। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। ये जितने बड़े बड़े सेवक पढ़ेंगे ना, इन सबकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है। 2.5 किसकी थी याद है? हाई कोर्ट के ऊपर वाले की और सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाले की 2.5 लाख सेम सैलरी इनकी है। तो कैग के बारे में, पहले ये राज्यों के दोनों काम करता था, आज भी दोनों करता है, लेकिन केंद्र का एक काम इसने छोड़ दिया, लिखने वाला। अब उसके लिए बना दिया है सीजीए, अकाउंट्स का काम देखता है। कैग को हटाने का और ये रिटायरमेंट का सब कुछ मैंने बता दिया। एक दूसरा हमने क्या पढ़ा अभी, यूपीएससी, जिसका आर्टिकल 315 है। अगर पेपर में आए 312 तो वो क्या थी 312? अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें कितनी आती है? 3, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जिनमें से स्वतंत्रता के बाद आई है आईएफएस। आईएएस आईपीएस को कैडर जो मिल गया वो लाइफ लॉन्ग वही कैडर रहता है, चेंज नहीं होता। 2 कारणों से चेंज होता है, उनको हटाने की औकात किसी भी राज्य के सीएम में नहीं है, न ही गवर्नर में। अगर वो उनको ट्रांसफर दे सकते हैं, उनको एक और होता है, उनको ना खाली बिठा देंगे, कहीं काम ही नहीं है, जानबूझ के इंसल्ट होती है ये कि तनख्वाह देंगे लेकिन काम नहीं देंगे। ऐसा तभी करते हैं जब कुछ ज्यादा ही 36 का आंकड़ा आपस में भिड़ जाए, वरना नहीं करते। यूपीएससी का मेन काम है परीक्षाएं आयोजित कराने का। इसमें 1+9 या 11 सदस्य, एक अध्यक्ष, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के नियुक्ति करने के बाद 6 साल या तो काम करते हुए हो गए हो या उम्र 65 हो गई हो तो ही वो हटेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों टॉपिक तुम्हें समझ में आ गए होंगे। घर पे इनको एक बार पढ़ लेना, किसी भी किताब से पढ़ोगे सब में सेम बातें लिखी होंगी। रिटायरमेंट की एज चेंज नहीं होती, आर्टिकल चेंज नहीं होते। 148 और 315 ये दोनों हमारे काम के हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर नए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग क्या होता है और इलेक्शन कमीशन में कैसे कैसे काम होते हैं, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी होती है। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कल 2 निपटा लेंगे। चलिए, थैंक यू।